हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की पैथोजेनेसिस और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया था हर्पीज वायरस की मॉर्फोलॉजी और उसके क्लासिफिकेशन पर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसके लिंक को मैंने शेयर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो कि हर्पीज विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। हर्पीज विरिडी फैमिली आपका क्लासीफाई हुआ है 3 सब फैमिलीज़ में। अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसमें 3 फैमिलीज़ होती हैं। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जो मैंने बनाया हुआ है उसमें जाके आप पूरा इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन देख सकते हैं अलॉन्ग विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस वायरस। तो दोस्तों, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको शॉर्ट में HSV से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बिलोंग टू अल्फा सब फैमिली ऑफ हर्पीज विरिडी। हर्पीज विरिडी फैमिली की जो अल्फा सब फैमिली है उससे बिलोंग करने वाला ये वायरस है। दे आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड एग्जिबिट ए ब्रॉड होस्ट रेंज, कैन इन्फेक्ट मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके जो इन्फेक्शन करने की रेंज है वो ब्रॉड रेंज है। ये किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है और ह्यूमन बीइंग्स में बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स को इन्फेक्ट ये कर सकता है ये वायरस। दे रेप्लिकेट फास्ट। इसकी क्या खासियत है कि ये बहुत तेजी से रेप्लिकेशन करता है, यानी कि बहुत तेजी से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद। क्योंकि वायरसेस की कहानी आपको पता है कि वायरसेस हमारी सेल्स को ये हाईजैक कर लेते हैं और वहीं पे इनका रेप्लिकेशन होता है, वहीं पर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो वायरस है HSV, ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। 12 से 18 आवर्स की इनकी साइकिल होती है। स्प्रेड फास्ट एंड आर साइटोलिटिक। बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं और इनका जो एक्शन है वो साइटोलिटिक एक्शन होता है, यानी कि सेल्स का ये ब्रेकडाउन करते हैं। दे कैन कॉज ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज इन्वॉल्विंग स्किन, म्यूकोजा एंड वेरियस ऑर्गन्स। बहुत डिजीज करने का दायरा बहुत बड़ा है इस वायरस का, जिसमें ये स्किन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, स्किन भी इन्वॉल्व होती है, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, म्यूकोजल इन्फेक्शंस होते हैं और कुछ ऑर्गन्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। एक और बहुत खास प्रॉपर्टी इस वायरस की है कि ये लेटेंट फेज में रहता है ये वायरस, यानी कि ये डॉर्मेंट फेज में जाने की इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नर्व सेल्स में अपनी लेटेंसी शो करता है और जब इसको मौका मिले, यानी कि पेशेंट वापस अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो ये लेटेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हिडन फॉर्म में चला जाता है कुछ समय के लिए, ये लेटेंट फेज में चला जाता है वायरस। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये नर्व सेल्स में छुप के बैठ जाता है, वहां पर उस पीरियड में, यानी कि लेटेंट पीरियड में कोई भी इन्फेक्शंस कॉज नहीं करेगा, कोई भी इलनेस कॉज नहीं करेगा, कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही इसको दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये रिकरेंट इन्फेक्शंस को कॉज करता है, यानी कि रीएक्टिवेट होके जो ये इन्फेक्शंस कॉज करेगा उन इन्फेक्शंस को रिकरेंट इन्फेक्शंस बोलेंगे। अभी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, HSV यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये 2 टाइप के होते हैं, HSV1 एंड HSV2। तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनको टैबलेट फॉर्म में इसमें दिखाया गया। आप वीडियो को पॉज करके इन डिफरेंसेस को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये जो वायरस है इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि ये लेटेंट फेज में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वो तो रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉज करेगा जब बाद में आपका रिएक्टिवेट हो जाएगा वायरस, लेकिन उससे पहले प्राइमरी इन्फेक्शंस कैसे कॉज करता है यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो HSV1 ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू ओरोफेरिंजियल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सलाइवा और डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट। तो HSV1 2 टाइप हैं HSV के, HSV1 एंड HSV2। तो HSV1 की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन है ये ओरोफेरिंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी कि सलाइवल कॉन्टैक्ट के थ्रू, अगर आपका सलाइवा इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सलाइवा कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वहाँ से एक्वायर कर सकता है ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसिंग के थ्रू आपका एक्वायर हो सकता है, या फूड शेयरिंग के थ्रू इस इन्फेक्शन को एक्वायर किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू, अगर स्किन में कोई एब्रेशंस बने हुए हैं, कट लगा हुआ है और वहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है इन्फेक्टेड पेशेंट के, तो उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है।
तो इस तरह से HSV1 ट्रांसफर हो सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में। HSV2 के ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है मोर कॉमनली, या फिर रेयरली वर्टिकल मोड से भी ये ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, बच्चे से, माँ से बच्चे में फिटल पीरियड के दौरान, फिटल लाइफ के दौरान ट्रांसफर हो सकता है। तो ये रेयर है, वर्टिकल मोड इज रेयर, क्योंकि इसमें बचने के चांस रहते हैं, बचा जा सकता है इस इन्फेक्शन से। लेकिन जो मोर कॉमन इसका मोड है ट्रांसमिशन का, दैट इज सेक्सुअल मोड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर हो सकता है HSV2 का। साइट ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो HSV रेप्लिकेट्स एट द लोकल साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूसेस लीजन एनीवेयर, बट मोर कॉमनली कौन से साइट्स पे? HSV1 की अगर बात करें तो HSV1 कन्फाइंड टू एरिया अबव द वेस्ट, यानी कि बॉडी का दो पार्ट कर दें, बॉडी के अगर दो पार्ट कर दें तो वेस्ट से ऊपर इन्फेक्ट करता है HSV1, वेस्ट से ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कि आपका माउथ है, फेस है आपका, या हेड, यानी कि हेड रीजन है, तो यहां पर इन्फेक्शन होते हैं HSV1 से। ये साइट ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसके अराउंड, मोर कॉमनली अराउंड माउथ में ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं HSV1 के। माउथ इसमें इन्वॉल्व रहता है, फेस इन्वॉल्व रहता है, माउथ के अंदर जो गम्स वगैरह हैं वहां पे लीजन्स बनते हैं HSV1 से। HSV2 की अगर बात करें तो HSV2 कन्फाइंड टू एरियाज बिलो द वेस्ट, HSV2 वेस्ट से नीचे वाले एरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है, मोर कॉमनली इन द सैक्रल रीजन। सैक्रल में भी आपके जो जेनेटल एरिया होते हैं, जेनेटल एरिया इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटल ऑर्गन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मेल्स में अगर देखें तो पेनिस और आपके यूरिथ्रा, इस तरह के पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और फीमेल्स में सर्विक्स है, वेजाइना, वल्वा, ये वाले पार्ट ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं। तो HSV1 तो अबव द वेस्ट इन्फेक्शंस करता है और HSV2 बिलो द वेस्ट इन्फेक्शंस कॉज करता है। तो दोस्तों पैथोजेनेसिस को इस पिक्चर की हेल्प से समझा जा सकता है। आप देखिए कि आपको पता है कि वायरसेस जो होते हैं वो रेप्लिकेशन के थ्रू उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो आपको पता है कि वायरस पहले जो टारगेट सेल है उससे जाके उसकी सरफेस से जाके अटैच होता है, अटैचमेंट के बाद फिर उसका पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन के बाद फिर उसका अनकोटिंग होती है, यानी कि जो बाहर की कवरिंग है, एनवलप वगैरह जो भी उसमें प्रेजेंट है, उसकी जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसका ब्रेकडाउन होता है, और फिर जो DNA यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाता है वहां पे। फिर वो एक्सपोज होके न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, यानी कि जो टारगेट सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, और वहां पे बायोसिंथेसिस असेंबली वहां पर होती है। वहां पर उसका नया न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें बनती है बायोसिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद फिर मैचुरेशन स्टार्ट होता है और मैच्योर होके फिर वायरस आपका रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत सारे वायरसेस फिर यहाँ से रिलीज होते हैं, तो इस तरह से ये रेप्लिकेट करता है। तो ये तो प्राइमरी इन्फेक्शन की बात है। उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे फिर ये वायरस क्या करता है, HSV जो वायरस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये नर्व एंडिंग्स को इन्वेड करता हुआ फिर उसके बाद ये वहां से मूव कर जाता है, यानी कि रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो के थ्रू ये आपका मूव कर जाता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया पे, डॉर्सल रूट गैंग्लिया पे ये मूव कर जाता है। तो उसके बाद फिर ये यहां पर जो ये आप ये एरिया देख रहे हैं, दिस इज द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। तो HSV1 की अगर बात करें तो HSV1 इस ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन पर लेटेंट फेज में चला जाता है, यानी कि लेटेंसी में चला जाता है। HSV1 की बात करें, ऐसे ही HSV2 जो है वो HSV2 सैक्रल गैंग्लियन पर आपका लेटेंट फेज में चला जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्प्रेड वाया नर्व, देन उसके बाद फिर इसका नर्व्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है। वायरस देन इन्वेड्स द लोकल नर्व एंडिंग्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड by retrograde axonal flow to the dorsal root ganglia where it replicates further then undergo latency। तो retrograde axonal flow क्या है दोस्तों, कि इसमें जो वायरस है वो एक्जोन से सेल बॉडी की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इज रेट्रोग्रेड मूवमेंट, रेट्रोग्रेड फ्लो, और इसका उल्टा यानी कि सेल बॉडी से एक्जोन की तरफ का जो मूवमेंट है वो एंट्रोग्रेड मूवमेंट उसको बोला जाता है, एंट्रोग्रेड फ्लो उसको बोला जाता है। तो यहां पर जो वायरस है वो एक्जोन से सेल बॉडी की तरफ को मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे रेट्रोग्रेड एक्जोनल फ्लो, इसको बोला जाता है। नाउ तो वहां पर लेटेंट फेज में जाने के बाद जो वायरस है वो लेटेंट इंफेक्शंस कॉज करता है। तो HSV हैज ए टेंडेंसी टू अंडरगो लेटेंसी इन न्यूरॉन्स। HSV1 अंडरगोज लेटेंसी इन ट्राइजेमाइनल गैंग्लिया, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि HSV1 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 जो है वो
ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में लेटेंसी में चला जाता है और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 अंडरगोज लेटेंसी इन सैक्रल गैंग्लिया, ये सैक्रल गैंग्लिया में आपका लेटेंट फेज में चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस वन इज द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, और यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, दिस इज द सैक्रल गैंग्लिया, जिसमें आपका HSV टाइप 2 लेटेंसी में जाता है और इस ट्राइजेमिनल नर्व या ट्राइजेमिनल गैंग्लियन पे आपका HSV1 लेटेंसी फेज में चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस लेटेंट फेज में होता क्या है। इस लेटेंट फेज में HSV डज नॉट रेप्लिकेट इन लेटेंट स्टेज एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल RNA कॉल्ड माइक्रो RNA। RNA पर एक छोटा सा पोर्शन जिसको माइक्रो RNA बोलते हैं, वहां पर छोड़कर, एक सिर्फ वहीं पर छोड़कर, और ये आपका रेप्लिकेशन नहीं करता, वहां पर केवल रेप्लिकेशन करेगा। वो किस लिए? क्योंकि इसको लेटेंसी को मेंटेन करना होता है, तो उस लेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ये उस साइट पर केवल मल्टीप्लिकेशन करेगा, लेकिन स्लो करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन उतना ज्यादा रेप्लिकेशन नहीं करेगा। इनकोडेड दिस इस माइक्रो RNA की अगर हम बात करें तो माइक्रो RNA एनकोडेड बाय ए लेटेंसी एसोसिएटेड वायरल जीन। ये जो माइक्रो RNA है, ये एक लेटेंसी एसोसिएटेड वायरल जीन से एनकोडेड होता है, विच मेंटेन्स द लेटेंट इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट्स सेल डेथ। सेल डेथ से इसको प्रिवेंट करता है और वहाँ पे जो लेटेंसी होती है उसको मेंटेन रखता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड क्विकली इनटू ए प्रोटीन, द मार्क्ड mRNA विल बी आइदर डिस्ट्रॉयड एंड इट्स कंपोनेंट रिसाइकल्ड और इट विल बी प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड लेटर। तो इसकी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो लेटर ऑन होती है, इनकी डिले हो जाती है, और जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जिसमें आपका जो mRNA है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्विकली नहीं हो पाती वो प्रोसेस। जो क्विक प्रोसेस है वो इसमें थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये अपना जो लेटेंसी है उसको मेंटेन रखते हैं। वायरस कांट बी आइसोलेटेड ड्यूरिंग लेटेंसी पीरियड में वायरसेस को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं दोस्तों रिकरेंट इन्फेक्शंस की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वायरसेस अगर लेटेंट फेज में चले जाएं तो वहां पर ये इन्फेक्शंस कॉज नहीं करते, वहां पर इनका रेप्लिकेशन भी बहुत तेजी से नहीं होता है। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई इंजरी हो या कोई इस तरह की फीवर की कंडीशन आ जाए, या इमोशनल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, या फिर आप यूवी लाइट से एक्सपोज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वायरस है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, इसका रीएक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। लेटेंट फेज से वायरस अपना रीएक्टिवेटेड फेज में आ जाता है और वहां पर फिर वो रिकरेंट इन्फेक्शंस कॉज करता है। वहां पे जो भी इन्फेक्शंस होंगे उन इन्फेक्शन को रिकरेंट इन्फेक्शंस बोला जाता है। तो इस केस में वायरस पहले तो क्या किया कि उसका रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो उसका हुआ, यानी कि एक्सोन से वो आपका सेल बॉडी की तरफ को मूव किया नर्व्स में, अलोंग द नर्व्स। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब रीएक्टिवेशन इसका होता है तो वाया एक्सोनल स्प्रेड वायरसेस गोज बैक टू द पेरिफेरल साइट्स एंड फर्दर रेप्लिकेट्स इन स्किन और म्यूकोजा प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी लीजन्स। तो यहां पर वापस बैक आके पेरिफेरल साइट्स की तरफ को मूव करता है वायरस, और वहां पे फर्दर उसका रेप्लिकेशन होता है और फिर फर्दर वो स्किन या म्यूकोजल इन्फेक्शंस कॉज करता है, जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शंस बोला जाता है या इनको रिकरेंट इन्फेक्शंस बोला जाता है। तो दोस्तों जो रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं वो कम सीवियरिटी उनकी होती है, लेस सीवियर होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यूनिटी। यानी पहले जो इन्फेक्शन हुआ है, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी वहां पे डेवलप हुई है, क्योंकि अपना जो इम्यून सिस्टम है, हर किसी का जो इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो तो रिस्पॉन्स देगा ही देगा। तो प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान जो इम्यून सिस्टम ने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया है वो इम्यूनिटी वहां पे बरकरार रहेगी, वो वहां पे बनी हुई रहेगी। तो उस प्री एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यूनिटी की वजह से जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं वो ज्यादा सीवियर नहीं होते। दैट लिमिट्स द लोकल वायरल रेप्लिकेशन। ये क्या करते हैं, जो इम्यूनिटी प्री एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यूनिटी वहां पे डेवलप हुई है वो रिकरेंट इन्फेक्शन के टाइम पे लोकल वायरस रेप्लिकेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करती है। गॉट इट। तो रिकरेंट इन्फेक्शन में होस्ट जो प्री एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यूनिटी है वो थोड़ा हेल्प करती है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं HSV इन्फेक्शन के केस में। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1 to 26 डेज, 1 से 26 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। HSV1 causes oral facial infections more commonly, whereas HSV2 causes genital infections and intrauterine infections। जैसे कि पहले ही डिस्कस हुआ है दोस्तों, जो HSV टाइप 1 है वो अबव द वेस्ट इन्फेक्शंस कॉज करता है, तो उसमें मोर कॉमनली जो ओरल फेशियल
रीजन है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो ओरल फेशियल इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और वहीं अगर HSV-2 की बात करें तो HSV-2 बिलो द वेस्ट इन्फेक्शंस कॉज करता है, उसमें जेनाइटल जो रीजन है, जेनाइटल एरिया उसमें मोर कॉमनली इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें जेनाइटल इन्फेक्शंस होने के चांस होते हैं और साथ साथ कभी कभी इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HSV-1 इन्फेक्शंस की, यानी कि HSV टाइप 1 इन्फेक्शंस। तो HSV टाइप 1 जो कि ओरल फेशियल इन्फेक्शंस कॉज करता है, उसमें ओरल फेशियल म्यूकोजल लीजन्स में बक्कल म्यूकोजा इज द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट। जो बक्कल म्यूकोजा है यानी कि हमारे माउथ का जो रीजन है, माउथ के अंदर इन्फेक्शन या फेशियल इन्फेक्शन, ये जो बक्कल रीजन होता है, बक्कल एरिया, इसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट है। मोस्ट फ्रीक्वेंट प्राइमरी लीजन्स आर जिंजिवोस्टोमेटाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट प्राइमरी लीजन्स बनते हैं उसमें जिंजिवोस्टोमेटाइटिस और फेरिंजाइटिस मोर कॉमन है। जिंजिवोस्टोमेटाइटिस का मतलब इसमें क्या होता है कि माउथ के अंदर कुछ लीजन्स बन जाते हैं, कुछ वेसाइकल्स बन जाते हैं, और माउथ के अंदर, और उसमें गम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। माउथ के अंदर गम्स में इन्फेक्शंस होता है तो उसको जिंजिवोस्टोमेटाइटिस बोला जाता है, और फेरिंजाइटिस भी इसमें हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट रिकरेंट इन्फेक्शन इज हर्पीज लेबियालिस। अगर रिकरेंट इन्फेक्शन की बात करें जो कि मोस्ट कॉमन है, उसमें मोस्ट कॉमन आपका है हर्पीज लेवियालिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स। इसमें पेनफुल वेसाइकल्स बन जाते हैं नियर द लिप्स। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे। अदर लीजन्स आर अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। इसके अलावा कभी कभी अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस भी हो जाता है, यानी कि माउथ के अंदर कुछ अल्सरेटिव लीजन्स बन जाते हैं, और टॉन्सिलाइटिस भी हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस पिक्चर शोज जिंजिवोस्टोमेटाइटिस। यहाँ पर ये आपका शो कर रहा है जिंजिवोस्टोमेटाइटिस को। आप देख सकते हैं कि ये लीजन्स बने हुए हैं गम्स में, ठीक है, या फिर जो आपके लिप्स हैं, लिप्स के बैक साइड में लीजन्स बन जाते हैं, यानी माउथ में कहीं भी बन सकते हैं। पूरा बक्कल म्यूकोजा जो है वो पूरा इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें ये गम्स में भी इस तरह के लीजन्स बन जाते हैं, इसी को जिंजिवोस्टोमेटाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हर्पीज लेबियालिस। हर्पीज लेबियालिस यानी कि लिप्स में आप देख सकते हैं इस तरह के लीजन्स बन जाते हैं, अल्सरेटिव लीजन्स बन जाते हैं कभी कभी, या फिर इनको बोला जाता है कि वेसाइकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इनमें हल्का सा एक्जिमा बन सकता है, यानी कि इनमें थोड़ा सा पानी भरा हो सकता है, जिसको ब्लिस्टरिंग भी बोला जाता है। तो इस तरह के लीजन्स बन जाते हैं लिप्स के अराउंड, इसी को हर्पीज लेबियालिस बोला जाता है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम लीजन्स की, क्योंकि जो HSV-1 है वो मोर कॉमनली नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। HSV-2 इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो HSV-1 जो टाइप 1 है वो मोर कॉमनली हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो इसमें एंसिफलाइटिस और मेनिंजाइटिस कॉमन होते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्विंग टेम्पोरल लोब। जो एंसिफलाइटिस कॉज हो रहा है उसमें मोर कॉमनली टेम्पोरल लोब आपका इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। टेम्पोरल यानी कि बैक साइड का जो लोब होता है, बैक ऑफ द हेड, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल बोन वहां पे एग्जिस्ट करती है, वो आपको मालूम है। HSV-1 इज मोर कॉमन, 95% केसेस में जो एंसिफलाइटिस है वो HSV टाइप 1 की वजह से होता है। देन HSV-2, बहुत रेयरली HSV-2 एंसिफलाइटिस कॉज करता है, बहुत रेयरली 5% केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन 95% केसेस में HSV टाइप 1 रिस्पॉन्सिबल होता है टू कॉज एंसिफलाइटिस। HSV-1 इन्वेड्स CNS वाया द ऑल्फैक्टरी बल्ब। HSV टाइप 1 जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वेट करता है थ्रू दी ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी नर्व सिस्टम के थ्रू वो डायरेक्टली ब्रेन में एंटर करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करता है, वहाँ पे इन्वेट करके वो एंसिफलाइटिस कॉज कर सकता है। मेनिंजाइटिस की अगर बात करें तो HSV कैन कॉज रिकरेंट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस कॉल्ड मोलरेट्स मेनिंजाइटिस। जैसा कि आपको पता है कि जो मेनिंजाइटिस है वो दो टाइप का होता है, एक तो बैक्टीरियल, दूसरा वायरल। तो बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है उसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोला जाता है, और जो वायरल मेनिंजाइटिस है यानी कि वो मेनिंजाइटिस जो वायरस की वजह से होता है उसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है यानी कि मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, उसमें जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं उनका काउंट बढ़ जाता है CSF में, गॉट इट। लेकिन जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है यानी कि जो वायरल मेनिंजाइटिस है उसमें CSF में लिम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है। तो इसमें कुछ मोलरेट सेल्स होती हैं हमारे CSF में प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको मोलराइट्स मेनिंजाइटिस बोला जाता है, जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। नाउ क्यूटेनियस लीजन्स की बात करते हैं। तो दोस्तों हर्पीज वायरस, जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है वो क्यूटेनियस लीजन्स भी कॉज करता है। इसमें HSV-1 ज़्यादा
क्यूटेनियस इन्फेक्शंस को कॉज करता है, HSV टाइप 1। तो इसमें 3 टाइप के क्यूटेनियस लीजन्स बनते हैं। हर्पेटिक विटलॉ, सबसे पहले हर्पेटिक विटलॉ, लीजन्स प्रेजेंट ऑन द फिंगर्स ऑफ डेंटिस्ट्स एंड हेल्थ वर्कर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, मोर कॉमनली फिंगर्स में। तो डेंटिस्ट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंटिस्ट अगर किसी HSV वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके अगर माउथ में लीजन्स बने हुए हैं, तो चांस होते हैं कि उस डॉक्टर को, यानी जो डेंटिस्ट है, उसको उसके हैंड पे उसका इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि फिंगर्स उसकी इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिंगर पे लीजन्स बनते हैं, उसी को हर्पेटिक विटलॉ बोला जाता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे उसको। सेकंड है हर्पीज ग्लैडिटोरम। तो म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ रेसलर्स। ये जो प्रॉब्लम है हर्पीज ग्लैंडिटोरम की, जो प्रॉब्लम है, ये रेसलर्स पे ज़्यादा होती है। उनकी पीठ में लीजन्स बन जाते हैं, पीठ में या स्किन में, कहीं भी, क्योंकि वो अक्सर रेसलिंग के दौरान क्या होता है कि फाइट होती है और वो लोग मैट पे फाइट कर रहे होते हैं। तो मैट में डस्ट पार्टिकल होने की वजह से हो सकता है वायरस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उससे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो उस डर्टी मैट से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं रेसलर्स। तो उनकी स्किन में कहीं भी आपके ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ आपके एक्जिमेटिक जो लीजन्स हैं वो डेवलप वहाँ पे हो सकते हैं। तो म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्किन पे, तो इसी को हर्पीज ग्लैंडिटोरम बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्जिमा हर्पेटिकम। इट इज कॉज्ड बाय HSV टाइप 1 इन पेशेंट विथ क्रॉनिक एक्जिमा। जिनमें क्रॉनिक एक्जिमा की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो उनमें अगर HSV टाइप 1 का इन्फेक्शन हो तो एक्जिमा हर्पेटिकम हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं, दिस इज हर्पेटिक विटलॉ। तो इस तरह से फिंगर्स में लीजन्स बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। और सेकंड पिक्चर इज ऑफ हर्पीज ग्लैडिटोरम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके नेक रीजन पे लीजन्स बन सकते हैं, या फिर पीठ की बैक में भी लीजन्स बन सकते हैं। और जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज एक्जिमा हर्पेटिकम। इसमें क्या होता है दोस्तों, पूरे माउथ में आप देख सकते हैं, पूरे चेहरे पे, पूरे फेशियल एरिया पे इस तरह के लीजन्स बन जाते हैं, इस तरह की ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं एक्जिमा हर्पेटिकम। कुछ ऑक्यूलर लीजन्स भी बन जाते हैं, यानी कि आंख में भी इन्फेक्शंस हो जाता है इसका, और उसमें मोर कॉमनली सीवियर कंजक्टिवाइटिस और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इसमें कॉमन रहते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज दी कंजक्टिवाइटिस, पूरी आंख में इन्फेक्शन हो गया है। ये कंजक्टाइवा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, पूरी रेडनेस हो जाती है कंजक्टाइवा, स्क्लीरा पूरी रेड हो जाती है, इसी इन्फेक्शन को बोला जाता है कंजक्टिवाइटिस। अब बात करते हैं जेनाइटल लीजन्स की। जेनाइटल लीजन्स यानी कि जेनाइटल इन्फेक्शंस जिसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 ये जेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज करता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 इज मोर कॉमन देन HSV1 to cause primary as well as recurrent genital lesions. पेनिस एंड यूरिथ्रा आर कॉमनली इन्वॉल्व साइट्स इन मेल्स। मेल्स में पेनिस और यूरिथ्रा में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, और फीमेल्स में सर्विक्स, वल्वा एंड वेजाइना के एरिया में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। जेनाइटल लीजन्स आर डिस्क्राइब्ड एज बायलेटरल पेनफुल मल्टीपल टाइनी वेसिकुलर अल्सर्स। दिस मे बी एसोसिएटेड विद फीवर एंड इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी। जो जेनाइटल लीजन्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं, और इसमें मल्टीपल टाइनी वेसिकुलर अल्सर्स का फॉर्मेशन होता है जेनाइटल ऑर्गन्स पे। तो इसमें इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, और पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। गॉट इट? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला डायग्राम है, इसमें पेनिस इन्वॉल्व है, तो पेनिस पर इस तरह के लीजन्स बन जाते हैं मेल्स में। ठीक है, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, फीमेल की वेजाइना पे इस तरह के इन्फेक्शंस, इस तरह के लीजन्स डेवलप हो जाते हैं जेनाइटल हर्पीज पे। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों न्यूनेटल हर्पीज की, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज में किस तरह से हर्पीज का इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों जो कंजेनाइटल इन्फेक्शंस होते हैं, कंजेनाइटल इन्फेक्शंस में ये भी एक पार्ट है कंजेनाइटल इन्फेक्शन का, हर्पीज भी एक पार्ट है, अलॉन्ग विद द अदर टॉर्च एजेंट्स। अब दोस्तों ये टॉर्च एजेंट्स क्या हैं? टॉर्च प्रोफाइल पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, पूरा टॉर्च प्रोफाइल आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉर्च प्रोफाइल का ही पार्ट है हर्पीज वायरस भी। गॉट इट? तो ये कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन का मोर कॉमन कॉज हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ HSV इन न्यूबॉर्न्स अकर्स ड्यूरिंग बर्थ फ्रॉम मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो न्यूबॉर्न बेबीज में, न्यूबॉर्न बेबीज इस इन्फेक्शन को एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। मैटरनल जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी कि माँ की जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, वहाँ अगर इन्फेक्शंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ से बेबी उस इन्फेक्शन को एक्वायर कर सकता है। रिस्क इज मैक्सिमम
इफ मदर रिसेंटली एक्वायर्स द वायरस देन दोज हु प्रेजेंट विथ रिकरेंट इन्फेक्शन। तो जो रिस्क है, जो चांस ज़्यादा होने के जो चांस हैं, वो तब हैं जब मदर ने रिसेंटली उस इन्फेक्शन को एक्वायर किया हो। किसके कंपेरिजन में? कि पहले से इन्फेक्शन एग्जिस्ट करा हो, यानी कि रिकरेंट इन्फेक्शन के कंपैरिजन में तब ये इन्फेक्शन बच्चे में होने के चांस ज़्यादा होते हैं जब मदर ने इन्फेक्शन को रिसेंटली एक्वायर किया हो, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन का केस हो। रिकरेंट इन्फेक्शन के केस में नहीं। ज़्यादा चांस तब होते हैं जब मदर में प्राइमरी इन्फेक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो। HSV2 इज मोर कॉमन टू कॉज नियोनेटल हर्पीज देन HSV1। आपको पहले से पता है क्योंकि HSV2 ही जेनेटल ऑर्गन्स पर रहता है, तो HSV2 जेनेटल ऑर्गन में होने से वो ही बच्चे में भी ट्रांसफर होगा। तो HSV2 इज मोर कॉमन टू कॉज नियोनेटल हर्पीज देन HSV1। HSV1 की वजह से ज़्यादा नहीं होता, HSV2 ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहता है नियोनेटल हर्पीज में। क्लिनिकल पिक्चर की अगर बात करें तो बेबी में हैव लोकल लीजन्स, बेबी में लोकल लीजन डेवलप हो सकते हैं। वो लीजन्स स्किन में बन सकते हैं, आईज में बन सकते हैं या माउथ में बन सकते हैं। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस और डिसेमिनेटेड डिजीज इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, कुछ डिसेमिनेटेड डिजीज हो सकती है, यानी कि सिस्टमिक डिजीज हो सकती हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह की क्लिनिकल पिक्चर बन जाती है न्यूबॉर्न बेबी में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से बेबी में इन्फेक्शन हो सकता है हर्पीज का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को जरूर टिक करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।